हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका। भीनी भीनी सी ये बढ़िया सी धूप सर्दियों की हम भी इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं। पुष्पेश जी, पहली बात तो लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शहर में। यू आर नॉट न्यू टू द सिटी एंड नाइदर इज़ द सिटी न्यू टू यू। अच्छा, तो आप सब जानते हैं कि लखनऊ हमारा फेमस है वर्ल्ड ओवर। कहते हैं कि अवध का जो खाना है, मतलब ऐसा खाना कहीं नहीं है। And no doubt about it, we've been very fortunate that we've been blessed with such a beautiful culinary history. But मेरा एक जो मानना है, और यही बात मैं आपके साथ भी सबके साथ बांटना चाहती हूँ, कि हमारा लखनऊ का जो खाना, that is not just the अवधी cuisine that we talk about, or the more fabled and the more famous one. But यहाँ का खाना जो है एक अलग ही पहचान रखता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम द नवाबी क्यूजीन। आप कुछ रोशनी डालें प्लीज़। जी, मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांग लूँ आप सब श्रोताओं दर्शकों से। खाने बातों से पेट किसी का भरता नहीं है, और हम लंच के बहुत बाद खाने पीने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ पंकज जी से। मुझे लगता है कि देखिए, एक बात ये होती है कि लखनऊ के खाने की अपनी अहमियत है, अवध के खाने की अपनी पहचान है, मगर हर जगह का खाना वहाँ रहने वालों के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। वो हैदराबाद हो, भोपाल हो, शहर दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, अभी हाल में कल पुणे में था, वहाँ पुणे का खाना हो, तो चेन्नई का खाना हो, बेंगलोर का खाना हो, कोची का खाना हो, तो पहले तो हमको लगता है थोड़ा इससे मुक्ति पाने की ज़रूरत है कि हमारा ही खाना अवध का और लखनऊ का ऐसा है जो दुनिया भर में उसके झंडे फहरा रहे हैं, और बाकी खाने के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती सिंह यहाँ बैठी हैं। पिछले वर्ष कौशल लिटरेरी फेस्टिवल में उनकी किताब पर चर्चा करने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो वो भूले बिसरे स्वाद, चूल्हा, वो सारी चीज़ें उसमें ऐसी थीं जो उन खानों से बिल्कुल अलग थी जिन्हें आपने नवाबी खाना कहा। तो मुझे लगता है कि बात जब होती है अवधी दस्तरखान की, तो ज़्यादातर हम लोग उन चीज़ों की बात करते हैं जो बहुत आम फहम अब हो चुकी हैं, कभी वो नवाबी दस्तरखान में होंगी, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद शाही नवाबी दस्तरखान में कभी नहीं थी। सड़क छाप खाना था, मगर अब उनका इतना महिमा मंडन हो चुका है, वो गलौटी कबाब हो, काकोरी कबाब हो, कि आप सीधे सीधे फिर ये मान कर चलते हैं कि ये खाना अवध का बिल्कुल है। मुझे लगता है कि दो फ़र्क करने की ज़रूरत है। अवध क्या है और लखनऊ शहर क्या है। और ये कौशल साहित्य महोत्सव है, और बड़ा अच्छा है कि पहली बार जब रेड FM वाले हमारे मित्र आए तो पहली बार कानों में मिश्री घुली, उन्होंने कौशल कहा। उसके पहले सवेरे से अब तक कोशला सुनते मेरे कानों में तो पहला शीशा जा रहा था, तो मेरे समझ में नहीं आया कि कोशला क्या होता है। तो कौशलाधिपति राम तो हैं, मगर अयोध्या है और कौशल है, और कौशल एक षोडश महाजनपद में है। तो बगल में बैठे सज्जन ने कहा बिहार में शायद एक कस्बा है कोशला, और वहाँ से कोई सज्जन आए हैं तो उसका कोई संबंध इस फेस्टिवल से हो। खैर बहरहाल, तो मुझे लगता है कि जो अवध है उसके मूल में भी शब्द कहीं अयोध्या है। लखनऊ में नवाबों के आने के पहले फैज़ाबाद में नवाब थे, और अब अयोध्या और फैज़ाबाद की कहानी तेज़ी से बदल रही है, मगर वहाँ का खाना लखनऊ के खाने के पहले और बाद में मशहूर था। एक छोटी चीज़ मुझे याद आती है कि आपने तो चिकन पे पूरी किताब लिखी हुई है, हाँ। और बड़ी कृपा करके मुझे किताब दी भी थी। अब दो बातें हैं कि एक बेगम अख्तर फैज़ाबादी हुआ करती थी, उनकी याद अभी भी लोगों को है, और गज़लें गाती थी, बहुत अच्छा अदा करती थी। उन्होंने एक चिकन बनाया, और उस चिकन का नाम था मुर्ग शिकश्ता हरी पसंद। वो इसलिए था कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह उनका गाना सुनने उनके घर पहुँचे थे, फरमाइशी खाना बन रहा था, तो उन्होंने जो मुर्ग शिकश्ता हरी पसंद बनाया, अगर आप नाम देखें तो शिकश्ता यानी टूटा हुआ, वो चिकन की ब्रेस्ट दो हिस्सों में टूटी हुई थी, चिकन शिकश्ता दिल था, और बेगम अख्तरी फैज़ाबादी ने बनाया था तो उनका नाम भी उस पर जुड़ा था, और हरी सिंह जी की फरमाइश थी तो वो भी जुड़ा हुआ था। ये खाना लखनऊ का नहीं था, ये फैज़ाबाद का था, ये बेगम अख्तर का था। ये ख़ास मेहमान के लिए खुसूसी ढंग से बनाया गया चिकन था। कोई ये नहीं कह सकता था कि मुर्गे की जान गई मगर मज़ा नहीं आया, या कोई ये नहीं कह सकता था कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो घर की जो मुर्गी थी वो दाल से कहीं आगे थी, और मुर्गी से भी कहीं आगे थी, और मुर्गी से भी कहीं आगे थी। अब मगर ये जब चक्कर हुआ कि फैज़ाबाद से नवाब लोग लखनऊ में आ गए, तो फिर वो छोटे छोटे खाने जो अब आप तवायफ तो न कहिए, बाई जी हुआ करती थी या खाती थी, और बेगम अख्तर के खाने के शौक़ बड़े निराले थे कि वो जब जाती थी कहीं गाने जाती थी, उनकी फरमाइश ये होती थी कि मेरा बावर्ची भी संग चलेगा, मेरा पूरा सारा तामझाम संग चलेगा, किचन संग चलेगा, और मैं खाना खुद
पकाऊंगी, खाऊंगी, और जो मेरा गाना सुनने आएंगी उनको भी दांत खिलाऊंगी। सही देते हैं उनको खिलाऊंगी। यही शौक पटियाला घराने के बड़े गुलाम अली खां साहब का था जी। कि उनको किसी ने खाने पे बुलाया। वो बेचारे बड़े अमीर आदमी थे मगर वैश्य कुलोत्पन्न थे, उनके घर में गोश्त वोश्त नहीं खाया जाता था। उन्होंने शाकाहारी खाना खान साहब को खिला दिया। तो खान साहब ने कहा, गाना बड़ा ढीला गाया, उन्होंने कहा खान साहब ये गाना, उन्होंने कहा ए खाना तो ए गाना तो अगर मेरा गाना सुनना है तो मुझे मुर्गी खिलाओ, मुझे अच्छा घी खिलाओ। और उनके बारे में मशहूर ये था कि वो लुधियाने के घी का एक कनस्तर संग लेके चलते थे, और जब वो ख़त्म हो जाता था तो कहते किसी को भेजो लुधियाना से घी मंगाओ। तो ये सारे किस्से कहानियाँ हैं, मगर जिनका जिक्र मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि अवध के खाने के संग भी तामझाम बहुत है कि आपने इस खाने का नुस्खा कहाँ से लिया था, ये खाना कितने साल से बन रहा है, ये खाना लखनऊ का या अवध का है भी कि नहीं है, और अवध का कौन सा खाना लखनऊ शहर में आया, लखनऊ शहर से कौन खाना फ़िल्टर डाउन हुआ। बड़े बड़े तालुकेदार हैं, कोटवारा है, महमूदाबाद हैं, जहांगीराबाद है, बलरामपुर है, इन सब जगह का जो खाना था वो क्या लखनऊ का खाना था या इन ठिकानों का खाना था, इन तालुकेदारों का खाना था जो उन हवेलियों तक या पैलेसेस तक महदूद था जो लखनऊ में उनके समर हाउसेस टाइप के थे। और 1857 के बाद जब तबाही शहर की हुई और रेजिडेंसी उजड़ गई, फिर अंग्रेज़ों ने दबाया लोगों को, तो उसके बाद जो नया लखनऊ बना उसका खाना क्या था। अगर आप देखें तो बड़े मज़े की वो किताब का जिक्र मैंने सवेरे भी किया था, मुझे बड़ी मेरी मनपसंद किताब है कि अब्दुल हलीम शरर साहब ने किताब लिखी है गुज़िश्ता लखनऊ। उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है द लास्ट फेज़ ऑफ एन ओरिएंटल कल्चर। उसमें खाने का एक चैप्टर है, और उस चैप्टर में वो 2-3 बातें बिल्कुल साफ कहते हैं कि लखनऊ में यखनी पुलाव खाया जाता है, बिरयानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और बिरयानी को 4-6 गालियाँ देते हैं कि मालखोबा है। अब उसमें कहीं वो गलौटी कबाब का जिक्र नहीं करते, कहीं काकोरी कबाब का जिक्र नहीं करते, कहीं वो चौक की टिक्की का जिक्र नहीं करते, वो 25 चीज़ों का जिक्र करते हैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये शरर साहब बहादुर शाह जफ़र के राज के आखिरी बरसों में थे, और उनके निर्वासित होने के बाद तो खैर ज़ाहिर रंगून नहीं गए थे, मगर वाजिद अली शाह के देश निकाले के बाद वो जो मटिया बुर्ज में कलकत्ता में थे, कुछ वास्ता उनका वहाँ भी था। मतलब कुल मिला के शरर साहब 20वीं सदी जब करवट ले रही थी तब ये किताब लिख रहे थे। इसकी मुझे याद इसलिए आई, तो जिस खाने की हम बात करते हैं उसकी याददाश्त क्या है। 80 बरस की उम्र मेरी होने को आई, मुझसे 2-3 साल उम्र में बड़े मुजफ्फर भाई हैं, 2-3 साल बड़े गुरसरंदाज जी थे, मगर हमारी याददाश्त में खाना 60 साल का है, 65 साल का है। हमारे अगर हम अपने वालिद की याद करें तो 20 साल और जोड़ लीजिए, उससे पहले का खाना तो किस्से कहानियाँ ही है ना। जी वाहिद अली शाह ने पहलवान को बुलाया और पिस्ते की दाल और बादाम की चावलों की खिचड़ी खिला दी, वो 2 कौर खा के पानी मांगने लगा। या मसूर की दाल मंगाई गई, उसने उलट दिया तो सूखा हुआ तना हरा हो गया, तो फिर आपको लगा कि ये मुँह और मसूर की दाल का मुहावरा हो गया। तो ये सारे किस्से कहानियाँ अगर छोड़ दें तो कुल मिला के लखनऊ का खाना, अवध का खाना वही है जो पिछले 100-125 साल में हम याद कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड लाइक ऑल अदर क्यूजीन्स, जो यहाँ के लोकल फ्लेवर्स हैं, आई थिंक दे विल ऑलवेज स्टैंड आउट। तो मुझे लगता है हमारा जो अवध का रीजन है बहुत एक फॉर्चुनेट रीजन रहा है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी सॉइल रही है, और इसी के साथ साथ बदलते मौसमों का भी एक पूरा हम लोगों को वो देखने का मिलता है कि हर मौसम अपना पूरा रंग दिखा के जाता है, चाहे वो गर्मियाँ हों, चाहे वो सर्दियाँ हों, चाहे वो बरसात आती है या फिर बसंत आती है। तो एज अ रिज़ल्ट अलग अलग सब्जियाँ जो हैं, जो मौसमी सब्जियां जिन्हें कहते हैं, मौसमी फल हम कहते हैं, उनका मज़ा भी हमको बहुत अच्छे से लेने को मिलता है। विच एंड बिकॉज वी हैड प्लेंटी ऑफ दी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल, दे डेफिनेटली हैड अ ग्रेट मार्क ऑन the local food or the food of the people and not just the of course। तो जैसे कि यहाँ पे वो बनता था, मटर का निमोना बनता है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम लोग सब लोग इंतज़ार करते हैं कि ताज़ी मटर जब हरी मटर आएगी और मीठी मटर जब होगी तब निमोना बनेगा। फ्रोज़न मटर से कभी स्वाद आ ही नहीं सकता है। या फिर जब गोभी आती है और एकदम कच्ची सफ़ेद गोभी आती है, जो गठा हुआ फूल आता है, तो कैसे उसका गोभी का कीमा बनाया जाता है। तो ये सब खाने किसी पैलेस के या किसी हवेली के नहीं, ये सब हम लोग के आम घरों के खाने हुआ करते थे। एंड दे आर स्टिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्यूजीन्स, जो अभी भी घर में बनते हैं। सो दीज आर फ्यू लेगेसीज दैट हैव स्टिल कैरिड ऑन
मुझे लगता है 150-200 सालों से ये बनते आ रहे हैं हमारे घरों में वैसे के वैसे, या जैसे रसाजे बनते हैं, जब सब्जियां नहीं आती हैं तो बेसन का इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग तरीके से, तो वो रसाजे बनते थे, तो रसाजे अभी भी बन रहे हैं, या फिर फरे बनते थे, अभी भी बन रहे हैं वो सब चीज़ें। और स्पेशली ओकेजन्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अलग कर देते थे जो हमारे ओकेजन्स को स्पेशली मार्क करती थी। जैसे बहुत घरों में करवा चौथ पे जब पूजा की जाती है तो वहाँ फरे ज़रूर बनते हैं, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ फेस्टिविटी विच इज़, एंड दैट पर्टिकुलर डिश हैज़ बिकम सिनोनिमस विद कि ये चीज़ तो अभी बननी है। या फिर गुजिया का बनना हुआ होली पे, ऐसा शायद ही कोई घर होगा पूरे अवध के रीजन में जहाँ होली पे गुजिया नहीं बनती होगी। तो हमारे ये जो लोकल जो फ्लेवर्स हैं जो इतना इन्फ्लुएंस हुए हमारे जो सॉइल से और हमारा जो प्रोड्यूस था उसकी वजह से, इसमें आपको कोई और एक नायाब चीज़ याद आती है तो बताइए। नहीं, मुझे नई चीज़ कुछ याद नहीं आती, बल्कि वो पुराना गाना है ना कि हर नया मौसम पुरानी याद लेके आएगा। जी तो आज वही हुआ कि जब मैं होटल में खाने ब्रेकफास्ट पे गया तो आमतौर पे आजकल हर 5 स्टार होटल पे जो बैंक्वेट होता है वो एक छाप होता है, थोड़ा पोहा होगा, थोड़ा उपमा होगा, थोड़ा इडली होगी, थोड़ा डोसा होगा, एक्स टू ऑर्डर होगा, उसके अलावा पकौड़े होंगे, ब्रेड पकौड़े होंगे, कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल होगा, सीजनल फ्रूट जूस होगा, पूरी कचौरी भी हो सकती है, पूरी भाजी भी हो सकती है। आज मुझे देख के अच्छा लगा कि जिस होटल में लोगों ने मेहरबानी करके टिकाया है, आपने निमोने का जिक्र किया था, उसने हरी मटर का पराठा बनाया हुआ था और वो मैं रोक नहीं पाया अपने को, और जब मैंने वो हरी मटर का पराठे का 1/4 हिस्सा उठाया तो नीयत ख़राब हो गई, फिर मैंने दूसरा 1/4 हिस्सा भी उठा लिया, फिर ख़त्म करना मुश्किल हो गया, बर्बाद में करना नहीं चाहता था। उसमें वो मज़ा निमोने का जैसा ताज़ी मटर का था। और जो आपने सीजनल बात की वो बड़ी मज़े की है। कल मैं पुणे में था, वहाँ एक ईरानी कैफ़े में उसने मुझे एक समोसा खिलाया जो ईरानी पट्टी समोसा था। उस पट्टी समोसे को काटा, मैंने कहा भाई इसमें तो भीतर कुछ क्या भरा है? उसने कहा ये सीजनल समोसा है, इसमें सब्जियां भरी हैं, तो उसमें बंद गोभी, गाजर, इस तरह की चीज़ें थी। फिर उसने कहा कि जब मौसम बदलता है तो ये समोसे बनाने वाला कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मौसमी सब्जियां उसमें भर देता है। तो ऐसा नहीं था कि मौसमी खाना और जगह नहीं होता था, सब जगह होता था, मगर हमने यहाँ उसको भुला दिया कुछ मांसाहार के चक्कर में। और कुछ मैं आज सवेरे नाश्ते का जिक्र करूँ तो मुझे फिर कुछ चीज़ अच्छी लगी कि एक छोटी कचौरी रखी हुई थी, उसके साथ थोड़े सूखे आलू थे और थोड़ी सौंठ की चटनी थी। अब पूरी के साथ जो भाजी थी वो थोड़ी तरी वाली थी, ये भाजी आलू की बिल्कुल दूसरी थी। अब कचौरी भी मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कचौरी भी खाई। अब दूसरी कचौरी पे मैंने हाथ रोका, मैंने उंगलियां चटनी से चाटी, मगर मुझे लगा कि फिर मैं यहाँ और क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एक पूड़ी गरम गरम आ रही थी वो भी उठाई और दूसरी सब्जी भी खाई। दोनों में जायका फ़र्क था। ये अगर आप किसी दूसरे होटल में जाएं तो ट्रेनिंग होटल वाले की ये होती है, चटनी एक बनाओ, सब्ज़ी एक बनाओ। अभी इसी का लतीफ़ा पूना में था कि उन्होंने पुणे में बटाटा पाव खिलाया, और बटाटा पाव के संग आमतौर पर जो चटनी मिलती है वो हरी धनिए की होती है, लाल मिर्ची का थेचा लहसुन वाला होता है। उन्होंने सांभर की नारियल की चटनी के संग वो पेश कर दिया। जब मैं बहुत उलझा और बदहवास हुआ तो उनका नहीं, देखिए किचन का काम बच जाता है ना, एक ही चटनी बनती है, वो इडली के संग भी जाती है, डोसे के संग भी जाती है, बटाटा वड़ा के संग भी जाती है। मगर मुझे लगा कि कुछ होटल ऐसे हैं जो जिस तरह हम टिके हैं सेंटर में आज, जिनमें ये एहसास है कि इस शहर की कल्नरी हेरिटेज क्या है, उसका कुछ न कुछ एलिमेंट हम बचा के रखते हैं। तो चाहे वो पराठा मटर का हो, चाहे वो कचौरी सौंठ के संग हो, चाहे वो 2 आलू की भाजियाँ बिल्कुल अलग हो, मुझे लगा कि कम से कम उनमें इस बात का एहसास था कि कुछ खाना सीजनल और कुछ खाना यहाँ का होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं, ये जो हमारा जो क्यूजीन इतना फेमस हुआ जिसे हम नवाबी क्यूजीन के नाम से जानते हैं, या तो इसके भी कुछ बहुत ही खूबसूरत से किस्से एक आधे भी आपने जिक्र भी किया। बट यू नो व्हाट आई हैव ऑलवेज फाउंड वेरी फैसिनेटिंग इज़ कि कैसे जैसे एक फ्रेंच क्लासिक ब्रिगेड होता है किचन का, यू नो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक प्रोफेशनल किचन का, उसी तरह से हमारे ये जो नवाबी किचन्स होते थे उनमें भी एक ब्रिगेड होता था। कैसे, आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे एक दरोगा होता था, हु यूज्ड टू बी द हेड शेफ, तो उनको दरोगा कहा जाता था। और उनके अंडर होते थे बहुत सारे different levels of chefs who would work under him. For example, there would be a rakabdar, somebody like a sous chef who was trained in one particular dish, or who would be cooking, मैं सही कह रही हूँ ना, कि वो कोई पर्टिकुलर डिश या कोई किसी चीज़ के माहिर होते थे। फिर होते थे नानफूज जो
ब्रेड्स बनाते थे, फिर होते थे मसालची जिनका काम होता था मसाले पीसना, फिर होते थे बावर्ची, अब बावर्चियों का काम होता था कॉमन खाना बनाना फॉर द कॉमन पीपल। तो एक बड़ा ही क्लासिफाइड एक ब्रिगेड यहाँ के किचन्स में भी था। और जैसे कि हम अपने एक क्लासिकल फ्रेंच क्यूजीन में देखते हैं या आजकल के जो होटल्स का जो किचन है उसमें देखते हैं, इसी तरह से एक खाने को बहुत तमीज़ से और लहजे से डिवाइड भी किया गया था कि क्या कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज के साथ साथ कौन से मौसम में क्या सर्व करना है और दिन के कौन से पहर में कौन सी डिश खानी है। तो आई थिंक पुष्पेश जी से ज़्यादा कोई अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं होगा इन सब चीज़ों पे। आज आप मुझे नाक कांटों में घसीट रही हैं, मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ और बेअदब खाने वाला कोई मैंने देखा नहीं है। अगर मैं खाने घर पे बैठता हूँ तो मेरा लड़का नाक बहुत सिकोड़ने लगता है कि तो ये कोई खाने का तरीका क्या तुम खा रहे हो वगैरह वगैरह। मगर मुझे लगता है देखिए, दो बातें हम अपने दिमाग में रखें कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ क्विजीन वाइज खाना या नवाबी खाने का क्विजीन वाइज खाना कोर्स वाइज मुझे बिल्कुल ये वाहियात बात लगती है। मेरे उस्ताद यहाँ आजकल शेफ़ हैं, हेरिटेज शेफ़ हैं, मोहम्मद फारूक हुआ करते थे, हमारे साथ आईटीसी में भी गए, हमारे साथ दिल्ली का आंगन में भी थे। उन्होंने एक बड़ा अकल की बात मुझे समझाई थी। उन्होंने कहा, तो गुरुजी मुझसे कहते थे, मतलब शायद नाम की वजह से, ब्राह्मणत्व की वजह से, जो कि मैं तो ऐसे नास्तिक आदमी हूँ, जात तो मेरे नाना जी की चली गई थी, दादाजी की चली गई थी, मगर उन्होंने कहा कि गुरुजी ये सारे अमीरों के चोचले हैं और गरीबों की रोटियाँ हैं। ये सारे किस्से कहानियाँ कोर्स वाइज आप इमेजिन कीजिए, आप घर में बैठे हैं, आप थाली में खा रहे हैं, थाली में 2 कटोरियाँ हैं, एक में दाल है, एक में रसेदार सब्ज़ी है, शायद सूखी सब्ज़ी भी है अगर खाता पीता घर है, चावल भी है और रोटियाँ भी हैं। पक्की रसोई खाने वाले अगर आप बनिए, वैश्य, खत्री, टंडन वगैरह, तो चावल शाम को नहीं होगा, दाल शाम को नहीं होगी। मगर क्या उसका एक सिलसिला नहीं था? क्या आपको खाते वक्त ये तमीज़ नहीं सिखाया जाता था कि आप चौकी पे बैठे ज़मीन पर रसोई में खा रहे हैं? मुझे अभी भी याद है, हम छोटे बच्चे थे, अल्मोड़े में अपने पिताजी की ननिहाल में हम लोग रसोई में गए। हमारे घर में हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे, ज़रा ज़्यादा ही अंग्रेज़ी परस्त थे। वहाँ जब रसोई में गए तो हमको सिखाया गया कि कब आपने बैठना है, कब उठना है, कहाँ पे बैठना है। जब बुज़ुर्ग लोग धोती पहन के आएंगे वो खाना बनाएंगे। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, इन्होंने कहा कि वो किचन ब्रिगेड होती थी, तो हर घर में तो किचन ब्रिगेड नहीं हो सकती थी। वहाँ एक माँ होती थी, एक छोटी लड़की अगर है तो वो हो सकती थी, कोई भैया भाभी ननद भाभी के किस्से हो सकते थे, ठुमरी दादरे वाले, और वो वही मसाला पीसते थे, वही खाना पकाते थे। पत्तल पे भी अगर आप दक्षिण भारत में खाना खाएं तो एक कोर्स है, पहले आप क्या खाएंगे, फिर आप क्या खाएंगे, फिर आखिर में तैर सादम खाएंगे। तो ये कोर्स वाइज खाने का जिक्र और घर में स्पेशलाइजेशन, ये मेरे ख्याल में हम लोग अपने घर का नज़रअंदाज करते हैं कि सिल बट्टे पे जो खाना पिसना है उसके लिए मशालची घर में नहीं होगा। मगर वो हाँ, लेकिन ये जो एक तहजीब, एक तमीज़ है जो खाना खाने की, जैसे आप किसी बंगाली के साथ भी बैठ के खाना खा रहे हैं या उनके घर में खा रहे हैं और खाना आपको सर्व किया जा रहा है, तो सबसे पहले नून भात आएगा, घी आएगा, सबसे पहले शुक तो आएगा जो कड़वा होगा, जो आपके मुंह से कड़वा जूसेस निकालेगा। हाँ, तो हम लोग को सबसे पहले, जैसे मेरा भी ननिहाल बंगाली है, सबसे पहले घी भात दिया जाता था और घी नून भात पहले देते थे। फिर उसके बाद जैसे आपने सही कहा कि शुक तो आता था, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सर्व की जाती थी। तो हमको ये कहा जाता था आगे तुम्हें घी टक खेना, घी भात था, मतलब आप पहले थोड़ा घी भात खा लीजिए, उसके बाद आप अपना सारा खाना शुरू कीजिए, क्योंकि घी शायद एक तरावट देता है जिसके साथ खाने की शुरुआत की जाती है। तो ये हर घर की, आई थिंक हर रीजन का एक अपना एक तहजीब होता है, एक तमीज़ होता है खाना खाने का। जैसे घरों में होता है कि पहले पानी रखेंगे, उसके बाद हम खाना देना शुरू करेंगे, और अगर थाली पूरी लग के आई है तो पहले रोटी आएगी और उसमें बाद में अलग से चावल साथ में दिया जाएगा। और मीठा ज़रूर आता है, चाहे वो गुड़ की डली क्यों ना आए या रोटी पे घी और गुड़ रख के क्यों ना आए, तो वो आखिर में आएगी ज़रूर। तो आई थिंक ये जो कोर्स वाइज हम लोग खाने की बात कर रहे हैं, वो कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन शायद हम लोग भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो तो ज़रूर करते हैं कि किस तरह से फॉलो कर रहे थे। मेरा तो सारा पॉइंट ही ये है कि हम करते थे और हम क्यों इतना रोब खा रहे हैं कि कोर्स वाइज होता था, नवाब के घर में होता था, शाही दस्तरखान में ऐसा होता था, मगर ये अपने घर में भी होता था। बुजुर्ग पहले खाते थे, और पैट्रियार्कल फैमिली थी, लड़कियां आखिर में खाती थी, बिल्कुल में खाती थी, उनको हिस्सा थोड़ा कम मिलता था। मगर कोई भी आपको ये नहीं कहता था कि आप उंगलियां पूरी मुंह में ठूसिए, खाना बाहर नजर आए। मगर अगर आप दक्षिण भारत में खा रहे हैं तो ऐसे भी खाते थे, तो उनके यहाँ वो भी तहजीब था। हाँ। तो अब हमारे यहाँ उंगलियां चाटने का मुहावरा है जी, मगर वो दिक्कत ये है कि हर जगह हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं और दूसरे की चीज़ हमको अच्छी लगती है। वही तो लेकिन क्या आपको लगता है आज भी हमारे घरों में
हम वो जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग फूड है या जो ट्रेडिशन है उसको अभी भी बरकरार रखे हुए हैं? क्या वो कहीं जिंदा है या आपको लगता है इट्स डाइंग अ स्लो डेथ? नहीं, मुझे लगता है कि जो अच्छी चीज़ कोविड में हुई Yes. कि घर ने साथ खाना शुरू किया। जी। आप घर में कैद बंद थे, वरना पहले क्या होता था कि बच्चे खा के स्कूल चले गए, पति ने अगर दफ्तर जाना है, पत्नी भी अगर वर्किंग वूमन है, उन्होंने अपने खाने का इंतजाम कर लिया। दोपहर को किसी ने घर में खाना नहीं खाया, शाम को बच्चे आए, उन्होंने कुछ चमेना किया, वो खेलने कूदने चले गए, होमवर्क ट्यूशन प्रिपरेशन में फंस गए। पति पत्नी पार्टी में गए नहीं गए, अनवाइंड किया, हेल्थ कॉन्शियस थे, जिम गए, उन्होंने भी कुछ किया, तो खाना पीना संग नहीं होता था। तो जो संग बैठ के खाने का दस्तूर था वही ख़त्म हो गया, वो ट्रेडिशंस भी ख़त्म हो गई। अब मेरे ख्याल में कोविड में जब लोग सब घर में सबकी हाउस अरेस्ट हो गई, तो सबने फिर से ये तय किया कि संग बैठ के खाने के कोई फ़ायदे हैं कि नहीं हैं, या बच्चे फ़ोन छोड़ के खाने आएंगे कि नहीं आएंगे। और पतिदेव को भी बेचारे को बाई जी घर में नहीं आ सकती थी, इन्फेक्शन ला सकती थी, तो थोड़ा बहुत तो बर्तन धोने का नाटक करना ही पड़ता था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में दोबारा रिवाइव हुआ है, और मुझे लगता है उसके बाद लोगों को इस बात के मज़े भी आने लगे हैं कि संग बैठ के खाने में सारे दिन की बातें सब। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जो हम बात कर रहे थे वो कैसे कि पुराने ज़माने में जब लेडीज़ घर में सिर्फ खाना बनाया करती थी, दे वर हाउस वाइफ्स बेसिकली, कैसे वो आराम से मसाले पीसती थी सिलबट्टे पे, तो उसका स्वाद अलग होता था। एंड फूड प्रिपरेशन यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आई गेस दैट वाज द रीज़न व्हाई इट वाज सो डिलिशियस, बिकॉज उसमें इतना प्यार, इतना मेहनत भी जाता था। आज के ज़माने में डू यू थिंक दी women have that sort of a time, or do you think we can devote that much of... No, I think you are asking a very interesting question, because I come from a family where my son does the cooking and the dirty labor in the kitchen. वो खुद किचन में सिलबट्टे से, ये बात फ़र्क है कि उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई हैं अब, मगर जब वो 25 साल तक शादीशुदा भी रहे तो किचन में काम वही करते थे, बर्तन वही धोते थे, मसाला वही पीसते थे, क्योंकि उनकी बीवी अमेरिका से MBA थी, वर्किंग वुमन थी, उनका पैकेज 70-80 लाख का था, और तलाक का एक मुद्दा ये भी था कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तुम्हारा पैकेज कितने का है, तुम खा क्या रहे हो और पहन क्या रहे हो, तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है। तो मेरे लड़के ने कहा, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने लड़के पे, उसने कहा मेरा बिजनेस प्लान ये है कि जो मेरे मन में आता मैं खाता हूँ, पचाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, और मेरे बाप कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे ही, वो बहुत कम रकम थी, मगर उससे मेरा गुजारा तुम्हारे जाने के बाद भी हो जाएगा। तो मगर वो करते क्या थे कि वो जब सिलबट्टे पे कच्चा कीमा पीसते थे, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि बेटे जो घर पे काम करने वाली आती है उससे क्यों नहीं पिसवाते हो। उसने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा कि ये गरीब नेपालन जो आई है, इसने कभी कच्चे कीमे को पीस के कबाब नहीं बनाए हैं, इसको तमीज़ नहीं हो सकता कि किस स्टेज पे कीमे का रस ख़त्म हो गया और मैंने कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं। खाना मैंने है, झक मैं मारूंगा, कबाब मैं पीसूंगा। और जब बर्तन मलते हैं तो उनका हाल वो घर की पुरानी जो नसुड्डी औरतें होती हैं, माफ़ कीजिएगा, उनसे बदतर है। वो मेहरी को दिखा के कहती इसके नीचे कालिख नहीं गई ना, इसकी तुम राख पोत के अगर रखती स्टोव पे तो काला नहीं होता, और फिर वो हर बर्तन खुद मलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भैया ये शौक़ तुम्हारा क्या है। उन्होंने फिर वही बात कही, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ विमेन, सवाल ये कि आपके घर में मर्द और औरत के रिश्ते क्या तय हुए हैं। मेरे बाप जान ने मरने के पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे दोनों लड़के नालायक हैं, मेरी लड़की बड़ी लायक और काबिल है, मेरी विल की एग्जीक्यूटर मेरी लड़की होगी। तो हमको इसमें कोई इतराज़ नहीं था, उसने हमारा हिस्सा हमें दे दिया, नहीं दी थी तब भी हम खुश रहते, मगर बाप जान कह के गए थे कि लड़की पे ज़्यादा भरोसा करते तो सब आप ही भुगतिए, तो वो मज़े में खुश रही। मगर हमारे घर में ये कभी नहीं होता था कि ये काम सिर्फ औरत का है। तो लड़के ने जब खाना बनाना और पकाना शुरू किया, अब घर में ट्रेडिशन ये है कि उसकी 2 लड़कियाँ हैं, दे डोंट टेक एनी इंटरेस्ट इन कुकिंग। उनका ये मान के चलती हैं कि या तो दादा खाना पका रहे होंगे, खैर दादा तो बुरा खाना पकाते हैं, उनसे कोई कहता नहीं है, पापा खाना पकाएंगे। तो मुझे लगता है ये रिश्ता अब बदल रहा है। अब औरतें अगर जो इंडिपेंडेंट हैं जी, और अगर exactly, that was where I was coming to. No, I think you are quite right. कि चाहे वो be the men in the house or the women, for that matter even my dad, my mom was all of 17 when she got married, so she learned cooking from my dad and from my dadi. She never knew how to cook. तो हमारे फादर बहुत अच्छा खाना बनाते थे और उन्हीं से हमने भी ये शौक़ सीखा, और उन्हीं के साथ जा के हमने भी ये सीखा कि ये मटन का कट कौन सा लेना है, या भिंडी कैसे लेनी है, या प्याज को ऐसे दबा के देखो ये कच्चा है कि वो गीला है, और इस तरह से सब्जियां खरीदो। तो ये सारे जितनी छोटी छोटी बातें होती थी जो आजकल मैं सबके साथ एज नुस्खे शेयर करती हूँ, दीज आर थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम माई फादर एक्चुअली। बट माई क्वेश्चन वॉज, आर वी स्टिल डूइंग इट दैट वे? No, people in general. Frankly, except in certain parts of Bengal, where the gentlemen of the house
goes out to buy fish or vegetables unless he is the upper crust Bhadralok of the Sarkar variety, Amrit Bazar Patrika, Anand Bazar Patrika variety. People go out and buy what they want to eat. मैं अपने घर में तो आपको बता सकता हूँ कि हमारे घर में जो आपने कहा सफल का मटर कभी नहीं आ सकता. हमारे घर में आउट ऑफ सीजन शिमला मिर्च नहीं आ सकती, टमाटर नहीं आ सकता, सिर्फ देसी सब्जी आएगी. सौभाग्य से हम गुड़गांव में रहते हैं जहाँ फार्म है. वहाँ बिहार के कुछ लोग किराए पे खेत लेके खेती करते हैं, तो हम हरी सब्जी उनसे लेते हैं. जो सब्जियाँ उनके यहाँ मिलती हैं वो सीजनल लेते हैं. मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को अभी इस बात का एहसास होने लगा है. आपने एक बड़ी प्यारी बात और कही थी जो खाने के जायके का था. उसमें एक तो भाव का है कि आप कितने प्रेम से खाना बना रहे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पिसे मसाले रेडीमेड आने लगे ना, इन्होंने खाने की ऐसी तैसी कर दी. बिल्कुल, आई एग्री. अगर आप गोश्त पका रहे तो उसने कहा जी अब मीट मसाला नहीं डालते आप. हमने कहा भैया मीट मसाला क्या होता है, हम तो उसमें घर का मसाला डालते हैं, जीरा डालते हैं, इलायची डालते हैं, दालचीनी डालते हैं, नाग केसर डालते हैं, पीपली डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, लौंग डालते हैं और मतलब जो भी है नाग केसर डालते हैं, जावित्री जायफल डालते हैं. और मीट मसाला क्या होता है उसका नहीं बड़ा अच्छा आया शान का, फिर उसका कोहिनूर का, फिर MDH का. तो वो सारे मसालों का जायका एक होता है हर ब्रांड का. तो अब अगर आपने खाना ऐसे ही पकाना है कि रेडीमेड हल्दी का पाउडर है, रेडीमेड मिर्ची का पाउडर है, रेडीमेड जीरे का पाउडर है, धनिया का पाउडर है, तो खाने का जायका तो मतलब गया. आजकल अब क्या होने लगा है, थैंक्स अगेन टू कोविड, कि लोग घर में एक मसाला डाल के खाना खाने के आदी होने लगे हैं. कि मान लीजिए आपने अरहर की दाल है तो सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी के साथ पकाई हुई है, बल्कि हल्दी और नमक के साथ पकाई हुई है. मूंग की धुली दाल है तो आपने लाल मिर्च के साथ पकाई हुई है सिर्फ. उड़द की दाल है तो शायद सिर्फ हींग का तड़का है. तो मेरे ख्याल में ये चीज़ अब फिर दोबारा लौट रही है कि जो खाने का जो स्वाद होता था, हम लोग ने कहीं ना कहीं वो खाने का जो असली स्वाद था उसको अप्रिशिएट करना फिर से शुरू कर दिया. जैसे आपकी किताब में एक मसाला है, वो आज शाम को मुझे खाने को मिलने वाला है, ठंडे मसाले का. वो तो नॉर्मली गरम मसाले ने जो हिंदुस्तानी खाने की तबाही की है. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो गरम मसाला क्या होता है? तो जहाँ गरम मसाले और ठंडे मसाले की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग को भी मैं बताऊं, ये जो हमारे मसाले होते हैं ना उनकी शरीर पे तासीर कैसी होती है. दैट इज़ हाउ वी डिफाइंड आवर मसालाज इनटू अ गरम मसाला और अ ठंडा मसाला. जैसे कि मोटी इलायची, उसकी तासीर गर्म होती है तो उसको गर्म मसाले में क्लासिफाई किया जाता है. और दालचीनी होती है, उसकी ठंडी एक तासीर होती है. और इसी के साथ साथ जो छोटी इलायची होती है. तो कुछ इस बात पे भी आप रोशनी डालें प्लीज़. नहीं, देखिए मुझे लगता है कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनकी तासीर बदल भी जाती है ट्रीटमेंट के साथ. हाउ यू ट्रीट, अगर आप गीला पीसा उनको कि आपने डूंगर में अगर आप ठंडाई पी रहे हैं, जो होली के दिनों का शरबत है, मैं भांग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ठंडाई का मजा ही दूसरा अगर भांग पड़ जाए उसमें. मगर शिव जी की बूटी की हम बात अगर न भी करें तो काली मिर्च उसमें भी पड़ रही, इलायची तासीर ठंडी है. मगर अगर यही मसाले पुलाव में जा रहे हैं या कोरमे में जा रहे हैं तो इनकी तासीर गर्म हो जाती है. तो आप किस मसाले को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किसके संग आप बात कर रही हैं लज्जत ताम की, वो जो नुस्खे हैं वो मसालों के नुस्खे बड़े इंटरेस्टिंग हैं. हाँ, कैसे आप सोचिए ना, लज्जत ताम एक लखनऊ का मसाला या अवध का मसाला है और उसमें हम लोग चाइना ग्रास यूज़ करते हैं टू मेक दैट मसाला फॉर दैट मैटर. दैट इज़ सो सरप्राइजिंग. या जो यहाँ का जो कोरमा है उसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ नॉट अ लोकल इंग्रेडिएंट. नहीं, बट अगर देखिए लोकल इंग्रेडिएंट, नारियल लोकल इंग्रेडिएंट नहीं है. मगर अगर आप देखें तो करीब 10,000 साल से जब कोकोनट हिंदुस्तान के तट पे आया साउथ ईस्ट एशिया से, वो सारे मुल्क में किसी न किसी फॉर्म में तो इस्तेमाल होता ही. वो नारियल के लड्डू हों, ये कम को खोए की गुजिया के भीतर जा रहा हो. आप केसर देखें तो वो भी लोकल इंग्रेडिएंट तो नहीं है, बिल्कुल. तो केसर भी आपके खाने में जा रहा है. तो ये सारे मसाले जो मुल्क भर से आए हैं, वैसे कहने को तो यहाँ इलायची भी नहीं होगी, बिल्कुल. कहने को यहाँ काली मिर्च भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी. तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को जो बांधा है वो एक जगह से आने वाले इंग्रेडिएंट्स ने दूसरी जगह के खाने को एनरिच किया है. Absolutely. तो मेरे ख्याल में वो चीज़ हम लोगों को दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि हम उन इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्टिवली यूज़ करें. जैसे अंग्रेज़ी म्यूज़िक में हो ना, बल्कि अंग्रेज़ी म्यूज़िक क्यों, शास्त्रीय संगीत है, आप कहते हैं कि इसमें ये सुर संवादी स्वर है, ये विवादी स्वर है, ये अनुवादी स्वर है, ये आपको इसमें तीव्र मध्यम लगाना है, ये इसमें आपको कोमल गांधार लगाना है. मसाले आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो तीव्र मध्यम था या शुद्ध मध्यम था या पंचम था, वो आपके ऊपर है. आप मंद्र सप्तक से ले रहे हैं या आप तार सप्तक में जा रहे हैं. अभी ये गा रहे थे, गज़लें इतनी अच्छी सुनने में लग रही थी कस्तूरबा जी और गिलानी जी की. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी शुड अपलॉड हिम फॉर दिस ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल कंपैरिजन दैट ही शेयर्ड विद अस, कैसे उन्होंने म्यूज़िक को और फूड को और कैसे हमारे मसालों को इतना एक खूबसूरत वो दे दिया है, डेफिनेशन दे दिया. आई थिंक आई हैव नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस बिफोर, सो थैंक यू सो मच. नहीं, बट नाउ टॉकिंग ऑफ दैट, मुझे फिर एक बात म्यूजिशियन से स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैं एक बार ऐसे ही कहीं भाषण दे रहा था. भाषण देने की बुरी आदत है. एक महिला पीछे की सीट में बैठी थी, काफ़ी बुजुर्ग थी, वो ऐसे ऐसे अपना सर हिला रही थी. मैं उनको पहचान भी रहा था, तो मुझे लगा कि इनको कहीं देखा है. वो शन्नो खुराना जी थी, जो बड़ी फेमस म्यूजिशियन है. अब 96 वर्ष की उनकी उम्र है. भाषण ख़त्म हुआ, मैं उनके पास गया, मैंने बड़े अदब से उनके पैर छुए, उनसे कहा कि आप कोई इत्तेफाक नहीं था, आप सर ऐसे ऐसे हिला रही थी. उन्होंने कहा मैंने तुम्हें टोकना मुनासिब नहीं समझा पुष्पेश, मगर हम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे थे. तुम तड़का, छौंक और बघार को एक बता रहे थे. तो मैंने उनसे कहा जी मैं तो समझा नहीं. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तड़का वो है जो घी का ऊपर से तड़तड़ आवाज़ के साथ लगाया जाता है, जो टेम्परिंग है. बघार वो जो है जो खाने के बीच में पकाने की प्रोसेस में कई बार जाता है, जैसे बघार के बैंगन, बघार के टमाटे, दाल में भी बघार बीच में लग सकता है. छौंक वो है जिसमें आपने तेल गरम किया, उसमें एरोमेटिक सब्सटेंस डाला, फिर से छौंका. एक बड़ा पुराना पहाड़ी फोक सॉन्ग है वो कुछ इस तरह जाता है कि अम्मा के बारे में, साग क्या छौंका कि गाँव महका है. तो मुझे लगा कि वाकई में हम कितना फ़र्क करते हैं, और हर दाल का तड़का फ़र्क है, हर चीज़ का बघार अलग है, और जाहिर है छौंक भी अलग है. एब्सोल्युटली. अच्छा, अवध के खाने की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई जायका है अवध का जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, या आपको लगता है कि दिस इज़ व्हाट द एसेंस ऑफ यू नो आवर लोकल फूड इज़ लाइक? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे बचपन की वो याद है कि मेरे पिताजी को अरहर की दाल पतली वाली, थोड़ी घुटी, ज़्यादा खड़ी नहीं, हल्का उसमें गुड़ पड़ा हो या दही हो या लहसुन का तड़का हो, वो चावल के साथ खाते थे. वो मेरे दिमाग में कुछ अवध के खाने के साथ, लखनऊ के नायाब खाने के साथ नहीं, वो कबाब भी खिलाते थे, वो रुमाली रोटी भी खिलाते थे, वो बहुत खाने खिलाते थे, मगर जो चीज़ अटकी रही है वो अरहर की दाल है. और मुझे लगता है दाल की संग खूबसूरती ये है कि दाल भात भी खाने का पर्याय है और दाल रोटी भी खाने का पर्याय है. अरहर की दाल में अभी हाल में मैं किसी के संग काम कर रहा था रिसर्च, तो मुझे पता चला कि एक लातूर फटका दाल है. अब दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा, ये फटका दाल क्या होती है? तो फटका दाल के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का केस सेल्स टैक्स का पढ़ने को मिला, जिसमें 2 आदमियों में मुकदमेबाजी चल रही थी कि तेरी फटका दाल और मेरी फटका दाल. तो फटका दाल का मतलब है कि जो अरहर की दाल 98.5% से ज़्यादा छिलका मुक्त हो, वो गोटा दाल कहलाती है. उसके ऊपर जो और प्रोसेस की जाए वो फटका होती है. तो लातूर फटका दाल है. अब अगर आप देखें तो किसी और दाल को आप फटका दाल नहीं कहते हैं. क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि खाने वाले मादी दाल भी खाते हैं काली, खाने वाले छिलके वाली मूंग भी खाते हैं, दली उड़द भी खाते हैं, धुली उड़द भी लखनऊ अवध में खाई जाती है, रामपुर में खाई जाती है, मगर कम खाई जाती है. छोलार दाल आपको क्या बंगाल में भी खाई जाती है, नारियल के साथ भी, लूची के साथ भी. मगर कुल मिलाकर जिन दालों का छिलका उनके संग इतना चिपका होता है कि उसे निकालने में मेहनत बहुत होती है, तो लोग उनका फटका दाल या मोटा दाल बनाने की कोशिश नहीं करते. अब अरहर की दाल जो अवध वाले हैं वो समझेंगे कि एक चुरट की रोटी खाते हैं, जो अरहर की दाल के छिलके के साथ आटा मिला के रोटी बनती है. उसकी एक चूनी होती है जो चूर्ण है, उससे जो बचा खुचा है उससे बेसन बनता है. उससे पहले जो मखना होता है वो खली के लिए जाता है. तो अरहर की दाल के बाय प्रोडक्ट्स का जो रेंज है उसमें द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ डूइंग अ फटका बड़ा मज़े का है. अरहर की दाल की बात हो रही है तो गर्मियों में यहाँ पर जो आम वाली, जो अमिया वाली दाल बनती है, हाँ बिल्कुल, कैरी वाली. नहीं, अरहर की दाल के अवध में 3-4 वेरिएशन है. गुड़ वाली, दही वाली, कैरी वाली, ये बिल्कुल प्लेन लहसुन के वो वाली. और लहसुन इसलिए कि जो लहसुन नहीं खाता वो तो लहसुन का तड़का नहीं डालेगा ना, वो हींग का तड़का. जी बिल्कुल हींग का डालेगा. सही बात है. तो पुष्पेश जी, आप अगर किसी को ये समझाना चाहें कि अवध के जायके क्या हैं या अवध के खाने क्या हैं, तो आप किस चीज़ का जिक्र सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो फिर भी अभी अरहर की दाल में रहूँगा. क्यों? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उसके संग कोरिलेशन बहुत आसान है. हाँ. कि जैसे मैं मदुरई में खाना खा रहा था, तो तूर की दाल का सांबार बना था. मैंने प्रोफेसर नटराजन थे, कम्युनिकेशंस डिवीजन में प्रोफेसर थे, उनसे कहा आपकी दाल बड़ी अच्छी है. तो उन्होंने मुझसे कहा हाँ डॉक्टर पंत, क्योंकि मेरी जो तुअर है वो बर्मा से आई है, आप जो दिल्ली में तुअर खाते हैं वो कनाडा की तुअर है,
अब मैं बड़ा चकराया, मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस तो मैं पढ़ाता हूँ, ये कनाडा की तुअर क्या हो गई। बाद में जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला कि हम 10 लाख टन तुअर की दाल कनाडा से आयात करते हैं, उससे कुछ कम हम बर्मा से करते हैं। मगर प्रोफेसर नटराजन का जो पॉइंट था वो ये था कि हमारी अपनी तुअर की दाल जो कलाबुर्गी की है या लाटूर की है, उससे स्वाद में निकटतम बर्मा की है, क्योंकि बर्मा पड़ोस है। कनाडा ससुरा फिरंगियों का देश है, गोरे हैं जो सवेरे रवा होने के बाद धोते तक नहीं पहुँचते हैं, उनकी दाल में जायका क्या आएगा। और वो दाल वहाँ से चल के आ रही, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर एक पोंटी चड्ढा नाम के साहब थे जो दारू बेचते थे और थोड़ा क्रिमिनल टाइप थे, उनके भाई ने उनको मार डाला, उन्होंने अपने भाई को मार डाला, नामधारी ने दोनों को मार डाला, वो किस्सा कहानी अलग है। मगर उन्होंने रिजर्व बैंक की परमिशन से 25,000 हेक्टेयर ज़मीन पर अरहर की खेती इथियोपिया में शुरू की थी, नाइजीरिया में शुरू की थी। वो दाल बीज की दाल है, न वो कनाडा की है ना वो बर्मा न वो की। अब जो आपसे मैं बात तुअर की दाल की कर रहा था, तुअर की दाल से लोगों का जोड़ना बहुत आसान है। बंगाल को छोड़कर आप हिंदुस्तान के हर हिस्से में, अगर आप पंजाब भी जाएं तो काली दाल तो छोड़िए, अगर येलो दाल की बात करेंगे तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा अरहर का होगा। आप राजस्थान की पंचमेल दाल की बात करेंगे तो हिस्सा अरहर का होगा। तो अरहर की दाल के साथ लोगों को आप जोड़ सकते हैं कि भैया तुम जो तुअर खाते हो, अब नरसिंहपुर है मध्य प्रदेश में, नर्मदा के मोड़ पे, वहाँ की अरहर की दाल को और कालाबुर्गी की दाल को GI टैग मिला हुआ है। अब GI टैग से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब GI टैग देख के तो खाना नहीं खाते। अब अगर आप देखें तो अरहर की जो कालाबुर्गी दाल है उसका 1 किलो की कीमत लगभग 300 रुपये किलो है। अब जो अरहर चना भारत प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो 70 रुपये किलो की है, तो कहाँ 70 और कहाँ 300 सीधी बात। मगर मुझे लगता है जब हम अरहर की दाल की बात करते हैं तो सारी बातें, चुरट की रोटी, अरहर की दाल के 3 प्रकार, देहाती दाल प्लस नवाबी दाल प्लस महाराष्ट्र में वरण दाल जो बिल्कुल पतली होती है और चावल के साथ खाई जाती है, वो सारे किस्से उसके साथ। अच्छा, आई गेस देन वी आर वेरी लकी क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी गांव से दाल आती है। अरे वाह। हाँ, तो हमको वो जो यहीं की दाल खाने को मिलती है। आई डोंट नो हाउ फॉर्चुनेट यू पीपल आर, आप लोग को कहाँ से मिलती है, बट एक्चुअली ये जो गांव से जो दाल आती है वो अनपॉलिश्ड होती है। तो जो अनपॉलिश्ड दाल का जो स्वाद होता है, इट कैन नेवर बी मैच्ड बाय एनी ऑफ दीज। उसमें और चक्कर है, माफी करिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि टाटा संपन्न, आई डोंट वांट टू प्रमोट द फूड, बट उनकी जो एक अनपॉलिश्ड दाल है उसमें वो 2 चीज़ों की ओर ध्यान दिलाते हैं। जब पॉलिशिंग होती है तो एक चमड़े की बेल्ट से होती है। हाँ। और अगर आप सात्विक खाने वाले हैं तो चमड़े के बेल्ट से छुई दाल को खाना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। दूसरी जो उसमें पॉलिशिंग होती है वो तेल लगा के वो आर्टिफिशियल है, चमक के लिए। और तीसरा जो हमारे यहाँ पहाड़ की खदानें हैं पत्थरों की, तो वहाँ से खड़िया मिट्टी जाती थी। एक दिन मैंने उस ठेकेदार से पूछा, भैया ये मिट्टी कहाँ जाती है खड़िया मिट्टी? उसकी दाल पॉलिश करने जाती है, उससे दाल पॉलिश होती है, तो जिससे कुछ वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के हिस्से होते हैं वो भी दाल में चले जाते हैं। इसीलिए जब आप उसको धोते हैं तो आप देखेंगे कि एक सफ़ेद पानी ऊपर तैरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉलिशिंग में तो बहुत ही गड़बड़ है। हाँ, तो वो जो एक, तो आई स्टिल फील कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। एंड वेरी फॉर्चुनेटली आई फील हम लोग आजकल थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस ईटर्स। एंड जब देसी घी खाने की बात आती है तो मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू लुक एट सर्च फॉर कि प्योर घी कहाँ मिलेगा। तो A2 गाँव का घी हम लोग ढूंढते हैं, चाहे वो 600 रुपये का मार्केट में कोई घी मिलता हो, लेकिन हम वो 1200-1400 रुपये का भी लेना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वी नो देयर इज़ अ सर्टन गुडनेस अबाउट इट, देयर इज़ अ सर्टन प्योरिटी अबाउट इट। तो मुझे लगता है अच्छी सेहत के लिए और अच्छे स्वाद के लिए अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ जाए तो कोई खराबी नहीं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो बड़ा चक्कर वाला खेल है, क्योंकि अगर खाने पीने के लिए आदमी जिंदा रहता तो अफोर्ड करना और क्या, तो किस दिन के लिए पैसा हमारे संग तो जाएगा नहीं। हमारे एक दोस्त थे, वो रहे नहीं, चन्नी सरदार जी थे, ड्रामा थिएटर आर्टिस्ट थे, वो कहते थे भैया खाया पिया साथ जाएगा, बाकी शेख अब्दाली के संग लद के चला गया है, तो जो कुछ खाना पीना है वही संग जाता है और खाओ। आपने अफोर्ड करने वाली जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या ये ज़रूरी है कि स्वाद के लिए मैं घी खाऊं? एक मिनट, क्योंकि जो रूखी सूखी का मज़ा है वो अपनी जगह पे है, जो एक तेल का जायका है वो तिल का है, मूंगफली का है, वो सरसों का है, वो नारियल का है, वो अलग है। केरल में अगर आप जाएं तो दाल में भी नारियल का तेल डाल देंगे। हाँ। नारियल के तेल में मिठाई भी बन जाएगी। मेरा जो उसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि ये घी की सारी कहानी
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब से डालडा और वनस्पति आया तो हमने देसी घी कहना शुरू कर दिया। नहीं तो वो तो घी होता था। घी होता था तो, और घी प्योर ही होता था, जब तक एडल्टरेटेड नहीं होता था। और उस घी को आप खरीदने नहीं जाते थे, आप वो घर में ही बनता था, जैसे अभी भी हमारे घर में ही बनता है। तो बहुत लोगों के घरों में बनता है। यदि आपके घर में मवेशी थे तो थोड़ा बहुत घी बनता था। कौन खाता था घर में, ये अलग बात है, मगर लड़का खाता था, पिताजी खाते थे, दादाजी ससुर खाते थे, वो अलग बात है। मगर मुझे लगता है कि जायकेदार खाने के लिए और सेहतमंद खाने के लिए पैसा खर्च करना ही पड़े ज़रूरी नहीं। अब आपने तो किताब लिखी है अभी हाल में, मिरेकल ऑफ मिलेट्स, तो प्रधानमंत्री जिसे श्री अन्न कहते हैं, तो बाजरा, ज्वार, कोटू, मडवा, रागी, ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो गरीब का अनाज था ना। बिल्कुल। तो उसमें स्वाद नहीं होता, किसने बहुत स्वाद, और स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद था, ये आज हम स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। So it's just a case of having forgotten what we had. It is a case of देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी, कि आप खा रहे, मैं तरस रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ बुरी नज़र लगे आपको, आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर आप घी खाओगे तो पचा नहीं पाओगे, आप पूड़ी कचौड़ी खा रहे तो पेट दर्द होगा ज़रूर, मेरी बुरी नज़र आपको परेशान करेगी। मगर मुझे समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। आप खा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आप एक किस्सा लीजिए ना, गांव देहात की शकरकंद की खीर। जी। कौन खाता था शकरकंद की खीर को? जिसके घर में दूध ज़्यादा नहीं होता था, चीनी ज़्यादा नहीं होती थी, महंगा चावल नहीं होता था। शकरकंद को भून के उबाल के आपने कद्दूकश कर लिया, उसने चावल की कमी भी पूरी कर दी, कुदरती मिठास भी पूरी कर दी, दूध को गाढ़ा भी कर दिया जितना भर आपके पास था। तो आपकी शकरकंद की जो खीर थी वो रंग भी चोखा लाए वाली बात थी। जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अवध से थोड़ा सा आगे और मैं बढ़ जा रही हूँ इटावा की तरफ, तो वहाँ का जो खाना है उसमें एक जो कम्युनिटी की फीलिंग है उसके बारे में मैं कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वहाँ कोई भी अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है, कुछ भी होता है गाँव में, तो पूरे गाँव भर से मट्ठा बाल्टियों में भर के हर घर से आ जाता है और मट्ठे के आलू बनते हैं हर अच्छे बुरे काम में। और इसी के साथ कद्दू की सब्ज़ी, बिकॉज कद्दू इज़ वेरी रेडिली इजीली अवेलेबल, कद्दू की सब्ज़ी बनेगी, बैंगन बनेगा, ये सब चीज़ें तो बनेंगी। और वहाँ पर पूरे गांव की औरतें जो हैं वो साथ में इकट्ठी आती हैं एक रात पहले और पूड़ियाँ बेलती हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मेन टू फ्राई दोज पूड़ीज़। और एक खूब बड़ी सी कढ़ाई चढ़ती है जिसको उल्दा की कढ़ाई कहा जाता है, तो वो उल्दा की पूड़ी होती है और एक बड़ी सी कढ़ाई में उस पूड़ी को दबा के वो लोग रखते जाते हैं। वो पूड़ियाँ जो है 3 दिन तक गर्म भी बनी रहती हैं, 3 दिन तक सॉफ्ट बनी रहती है। उल्दा शब्द का अर्थ क्या है? वो उल्दा मतलब वो हाउ टू एक्सप्लेन इट, वो ज़मीन के अंदर चूल्हा बनाते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर खूब बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो उसको उल्दा की कढ़ाई कहते हैं और उल्दा की पूड़ी कहते हैं, तो वो कहा जाता है। तो जितने जाने वाले लोग होते हैं ना, उनको साथ में वो मट्ठे की आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मट्ठा जल्दी ख़राब नहीं होता, और उसी के साथ साथ वो पूड़ी बांध के दी जाती है, पूड़ी बांध के दी जाती है। साथ में वो दिया जाता है बताशे बड़े बड़े, ताकि मीठा और पूड़ी तो आप कभी भी कहीं भी खा सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर सम वेरी ब्यूटिफुल ट्रेडिशंस दैट आर स्टिल अलाइव समवेयर, maybe not in the urban scenario, but maybe in the rural areas. But I think if any way we can, share them with everybody and tell them what they meant, it would be so beautiful. नहीं, मेरे ख्याल में आप सवेरे से बात 3-4 बार हो चुकी है, आपने बड़ा अच्छा उस पॉइंट को रेज किया है। जब आप मैनपुरी इटावा की तरफ जाते हैं तो आप जमुना के इलाके में हैं जी। और जब हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो हम मोस्टली गंगा बनारस को याद रखते हैं। हाँ। और ये जगह जो गंगा और जमुना दोनों से दूर है, वहाँ हम गंगा जमुना तहजीब की राजधानी से मान लेते हैं। मगर अगर आप कानपुर, बांदा, हमीरपुर, मैनपुरी, इटावा, जिसे बैडलैंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं, उनका जिक्र करें तो वो मेरे ख्याल में खाने में बहुत जान है, फर्रे हों, हाँ, कुछ हो, गोजा है, और वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि दाल की पीठी है, चावल का आटा है, लंबे समय तक। तो मेरे ख्याल में ये हम लोगों को दोबारा याद करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि शायद हम शहरों में, कस्बों में ये भूल गए हैं, मगर इसका रिवाइवल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है जी। क्योंकि आपको खाने के संग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान आप जोड़ते हैं। तो अगर आप मान लीजिए सफाई के रहने वाले हैं, मैनपुरी के हैं, इटावा के हैं, लोहिया खुर्द के हैं, तो आपको वो चीज़ याद आती है कि मेरा खाना कहाँ गया जी। और फिर आपको ये उल्दे की पूरियाँ और मट्ठे के आलू की सब्जी, बिकॉज और ये बिल्कुल फर्क है उस वृंदावनी घुइयां से जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ब्रज का जो खाना है वो खाना और ये खाना बिल्कुल ब्रज का खाना, जमुना वाला और बादा, हमीरपुर, कालिंजर और ये जी कानपुर का गंगा वाला खाना बिल्कुल फ़र्क है और उस तरफ बिल्कुल फ़र्क है। तो वही हुआ कि जहाँ की ज़मीन, जहाँ का पानी,
वो खाने में एक अलग रंगत, अलग रूप और एक अलग स्वाद लेकर आता ही आता जी है। बिल्कुल। तो जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू मुंबई, आई डोंट एंजॉय ईटिंग मटन देयर एट ऑल, फॉर द सिंपल रीज़न वहाँ के मटन में या गोट के मीट में वो स्वाद ही नहीं है जो लखनऊ में है। नहीं, एक तो वहाँ की बेचारे बकरे में स्वाद नहीं है, दूसरा वो जो खाना बना रहा है वो बम्बईया स्वाद के लिए बना रहा है। मैं इसी ईरानी कैफ़े का जिक्र आपसे कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि मैंने कहा यार तुम्हारी बिरयानी में जान नहीं है। उसने कहा भैया मेरी बिरयानी में जान कहाँ से होगी, मैं ब्राह्मणों के मोहल्ले में डेक्कन जिमखाना में पूना में बना रहा हूँ। ये ब्राह्मण जो घर में लहसुन प्याज नहीं खाते, ये तो यही खाते हैं। अगर इनको मैंने असली बिरयानी खिला दी तो कहेंगे तवा पुलाव खिला रहे हो। तो उसने अपने खाने को शेट्टी कर्नाटका खाने वालों की तरह पुणे के ब्राह्मणों के लिए बनाया। अब जो बम्बई में आप खा रही हैं वो I'm talking about the taste of that meat. वो फर्क होगा। बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल ताज फर्क के है। पीछे वो तेरा हांडी वाले बाबा जी के हाँ। पास चले जाएं और या बेदा पराठा कहीं खा लें, वो होगा ही नहीं, क्योंकि बकरा भी बेचारा क्या करे। आपका नहीं, वो मराठवाड़ा का बकरा है, वो राजस्थान का बकरा नहीं, जिसको खाने के लिए गर्दन 10 बार घुमानी पड़ती है, उसकी मसल एक्सरसाइज करती हैं, वो कैर सांगरी खाता है और वो बबूल के कांटे खाता है कि बबूल के, तो उसके बदन में मशक्क़त दूसरी है। तो उसके गर्दन का मीट भी अच्छा होगा, उसकी दस्ती भी अच्छी होगी, चढ़ के खा रहा होगा। ये खाया पिया बकरा है, इसमें क्या जान होनी है। सही बात है। तो आज तो मुझे लगता है हम लोग अवध से भी थोड़ा सा आगे बढ़ गए और बहुत घूमते घूमते वापस कहीं अवध पे आते और नहीं, मगर माफ़ कीजिएगा, फिर मुझे टोकने के लिए मेरी बड़ी बुरी आदत है। बट आई एम एंजॉयिंग इट। आप बम्बई में जाएं और चौपाटी में भेल खाएं, हाँ। तो चौपाटी में भेल बम्बई की है क्या? वो उत्तर प्रदेश बिहार के जो भैया वहाँ जाके बसे हैं अवध वाले या पुरबिया, उन्होंने अपने वो चौड़े को थोड़ा गोल पीट के बंगाल का झाल बुड़ी से मिला के उसमें सौंठ की चटनी डाल के उसको चूचू का मुरब्बा बना दिया। अब वो बम्बई की भेल पूरी हो गई। अब उसमें वीर सांघवी आर्टिकल लिखेंगे कि इसमें षड्रस कैसे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अवध तो बम्बई तक पहुँचा ही पहुँचा है। और अगर आप जाएँ कलकत्ता तो वहाँ भी आपको जो सबसे अच्छी मिठाई की दुकानें हैं वो या आपको बिहारी मिलेंगी या तिवाड़ी की मिलेगी। तो ये या मुन्ना महाराज राजस्थान से चले हुए होंगे। तो हमारा जो दायरा अवध का है वो बहुत फैला हुआ है। कहीं ना कहीं हर जगह हमने अपनी एक छाप छोड़ी है, कहीं ना कहीं हर जगह हम अपने स्वाद को लेके पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू पुष्पेश जी, इट so वाज फैंटास्टिक स्पीकिंग टू यू। एंड आज मुझे, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे बोलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आज मुझे सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी सुनने में मज़ा आ रहा था। मैं सुनने का मौका, आपको बोलने का मौका कम दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आज मुझे सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था। सो थैंक यू सो मच पुष्पेश जी, एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू अगेन। ऑलवेज अ प्लेजर। एंड आई होप कि कभी ना कभी फिर आपसे दोबारा इस तरह से बैठ के गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। So ladies and gentlemen, if you got any questions, he is the right person here. जी बताएं। Somebody take a mic to that lady. उत्तम जी उस तरफ, वहाँ उस तरफ। Yes. But if you have a mic, it probably will get recorded. Hello. A lovely good afternoon to both of you, to everyone here. My question to our beloved Pushpesh Panji is that what do you like to eat? What is your favorite food? Really favorite food? Thank you. Really favorite food is, as I said, arhar ki dal and chawal. But the second, which is very close, is a khichdi. Not a sick man's khichdi, but a bhuni hui khichdi, which is closer to the Bengali khichdi. But not Samish खिचड़ी necessarily, not खिचड़ी के 4 यार जो विस्की के 4 यार की तरह बेड़ा पार करे, but I like a खिचड़ी which is मसाले की भुनी हुई rich खिचड़ी which you can eat very nicely. Those two things are my comfort food. Absolutely same here, sir. These days, especially in winters in Lucknow, khichdi is the food to go to, you know. और खिचड़ी के कितने प्रकार हैं। आप मूंग की खिचड़ी खा रहे हैं, आप कृष्ण भगवान की छींची वाली खिचड़ी खा रहे हैं जब उनका स्टमक अपसेट हो जाता था। यू गेट अ खिचड़ी विच इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ लूज मोशन ऑफ अ चाइल्ड, और यू हैव अ खिचड़ी विच इज़ माश की दली हुई जो मकर संक्रांति वाली खिचड़ी है। आप या उड़द की खिचड़ी खा रहे हैं या पतली तहरीनुमा खिचड़ी में, अरहर वाली खिचड़ी में आप हल्दी पानी वाला गोश्त खा रहे हैं तरी का। आई मीन आई थिंक खिचड़ी इज़ फैंटास्टिक. You can even have a sweet khichdi like the pongal, sakara pongal from South India. जी, anyone else? Tell us something about Uttarakhand का खान पान, because जी बिल्कुल, बस अब आपने छेड़ दिया तो दुखती रखे। अब आप कृपया बैठ जाए। नहीं देखिए, आपने बहुत एक सही सवाल पूछा। उत्तराखंड का खाना जो है वो बड़ा विशेष है, और विशेष इसलिए है कि हम लोग पैदाइशी भूखे नंगे हैं। हम लोग
लखनऊ जब आते थे तो मेरे पिताजी सौभाग्यशाली थे, हम लोग यहाँ बर्तन मलने आते थे, चपरासी होने को आते थे, घर में नौकरी करने को आते थे। तो हमारे यहाँ खाने को नहीं होता था। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत खाने को तब होना शुरू हुआ जब फ़ौज की भर्ती शुरू हुई और लोग फ़ौज से कमाई करके आने लगे, तो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल कर खाने का तमीज़ उन्हें आया। हमारा खाना क्या था? हमारे खाने की सबसे बड़ी डिश मानी जाती है आलू की थिचवानी या मूली की थिचवानी। इट्स एन एक्सीलेंट डिश विच इज़ पुअर मैन्स रिचेस। काली लोहे की कढ़ाई में 1-1.5 चम्मच सरसों का तेल अगर आपके घर में है वो डालिए, जब वो गर्म हो जाए तो धो धा के पानी भी कम होता था, छिलका समेत आलूओं को सिलबट्टे से थेचिए, उसमें झोंक दीजिए। आपके पास मसाले भी नहीं थे, नमक डाला, चुटकी भर हल्दी और अगर है बगीचे में अदरक वो भी थेचा, उसमें डाला, पानी डाला और बैठे रहे। और जब आलू से वो गाढ़ा हुआ तो अगर आप बहुत नसीब वाले हैं तो आपने 1 चम्मच घी कहीं से जुगाड़ किया, उसमें ज़ीरे का तड़का डाल दिया, लाल मिर्च का तड़का डाल दिया। अब ये एक मेन डिश है जो बड़ी मज़े की डिश है। दूसरी डिश जो हमारी गरीबी की, पॉवर्टी की रिचेज़ हैं, वो बाँट है। वो बाँट क्या है? जो बकरी का जिक्र हम कर रहे थे, साल में 1 बार बकरा कटता था या 2 बार। एक बार काली के मंदिर में दशहरे के दिन बलि होती थी, अब वो हाई कोर्ट ने बंद कर दिया तो उसमें तो खैर बड़े पेच आ गए। मगर एक ये होता था, किसी की पूजा अगर थी तो भैरव के मंदिर में बकरा कटता था, उसकी सिरी और दस्ती का एक हिस्सा तो पुजारी जी ले लेते थे, बाकी सारे के टुकड़े टुकड़े करके उस बेचारे बकरे का मरने के बाद कुछ नहीं बचता था। उसके खुर का गरोड़े का सूप बन जाता था, उसको झोंका जाता था आग में, तो उसको रांगा भूटा कहते थे, कच्चा पक्का कहते थे। सरसों के तेल में चमड़ी और उसके कतरे खाए जाते थे। उसके बाद जो शोरबा होता था वो बाँट इसलिए कहलाता था कि एक बकरे का शोरबा 150 लोग खाते थे, मंदिर के अहाते में जो बैठे होते थे या पूजा में। तो आप सौभाग्यशाली होते थे अगर आपकी गिलास में 1 चम्मच बाँट के साथ एक छोटी बूटी इतनी बड़ी आ गई, तो वो आपके लिए बड़ी नायाब चीज़ थी। मुझे वो कभी समझ में नहीं आता था कि आप अपना मनपसंद गोश्त खरीद के घर पे खा सकते थे, मगर मेरा लड़का जिसका बचपन गांव में बीता है वो कहता उसमें क्या मज़े आते थे। अगर ज़रा सा फर्श पे गिर जाता तो चाटने का मन करता था कि दोबारा खाने को पता नहीं कब मिलेगा। ये वहाँ भी पूरियाँ मर्द तलते थे और वो बासी पूरियाँ इस बाँट के साथ मिलती थी। अब ये होता था कि जब शादी ब्याह होती थी तो कोई एक सब्ज़ी तो उससे तो और बनानी पड़ेगी, वो दाल भात बनाते थे। मगर कद्दू की पेठे की, पीले कद्दू की सब्ज़ी बनती थी जो सात्विक सब्ज़ी होती थी, जैसा आपने कहा, वो अनसीजनल भी होती थी और जिसके घर में जो होता था वो थोड़ा हरी सब्ज़ी दे देगा, थोड़ा गडेरी जो बंडा होता है वो दे देगा। अब उसमें जायके ढूंढे जाते थे। आपने भांग की गडेरी खाई है कि नहीं खाई है? आपने भांग की, आपने तो जाहिर सब कुछ खाया है। आपने भांग की चटनी खाई है कि नहीं खाई है? सब ठीक है। मगर भांग की गडेरी अगर आपने खाई है तो आपने बिना भांग की दही वाली गडेरी खाई है कि नहीं खाई है? उसमें पालक वाली गडेरी खाई है कि नहीं खाई है? आपकी गडेरी कहाँ की थी? जितना ठंडी जगह है वहाँ की गडेरी उतनी सुस्वादु होती है। अब तो अयोध्या में कंदमूल फल बेचा जा रहा है। मेरे एक मित्र हाल में वहाँ गए, उन्होंने कहा जी मैं कंदमूल फल खा के आ रहा हूँ। मैंने कहा और सब तो मेरी समझ में बात आ गई, मगर कंद आपने कैसे खा लिया? वो तो यह में उसमें टॉक्सिसिटी होती है, वो बंडा हो या कुछ हो, आपको सोरन हो काटना पड़ेगा, कच्चा आप कैसे खाएंगे? उन्होंने कहा मैं तो कच्चा खा के आया, मुझे फ़ोटोएँ दिखाई और सकुशल बचे हुए थे। तो अब मैं दिल्ली जाकर शोध करने वाला हूँ कि उन्हें कौन सा कंद खाया था, कहाँ कंद खाया था, वो कंद था भी कि नहीं था। मगर अब ये था कि ख़ास ठंडी जगह की गडेरी अगर आपके पास आई है तो आप कहेंगे मैंने गडेरी की सब्ज़ी खाई है। अब और ये होता था कि हरी सब्जियाँ हमारे यहाँ बहुत कम होती थी, तो ये होता था कि एक सब्ज़ी होती है लिंगड़ा, जिसे फिडल हेड फर्ड कहते हैं, वो हम खाते हैं, नेपाली खाते हैं, या फिर उसको खाते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग, सिक्किम में भी कभी खाने को मिलती है, उसकी सब्ज़ी बनती थी। मगर शिशुना जिसको कहते हैं, जो स्टिंगिंग नेटल से पहाड़ में बिच्छू बूटी जिससे पीटा पीटा जाता था छात्रों को बचपन में, तो खैर यहाँ तो कहाँ पीटा जाता होगा, पहाड़ में ही पिटते थे बेचारे दुर्भाग्यशाली, मगर उसकी सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो कोई आम आदमी जिसके घर में खाने पीने का साधन होगा वो नहीं खाएगा। अब आज क्या है कि आप उत्तराखंड में जाएं तो आपके उत्तराखंड की थाली मिलती है जिसमें रामनगर की मछली है, माशेर के कबाब हैं। अरे ससुर, हमारे घर में खाने को नहीं था, हम कबाब कहाँ से खाते? हमारे जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ से पहली नदी 8 मील नीचे थी, मछली आते आते बसा जाती थी, उसमें कांटे अनेक होते थे, तो कहाँ से दूसरी मछली? रामनगर की मछली थी, कॉर्बेट नेशनल। अब मगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में टूरिस्ट फंस रहा है, उस शिकंजे में मैंने टूरिस्ट, बाघ फंसा नहीं फंसा, टूरिस्ट को फंसा दिया है। अब उसको मैं रामनगर की मछली खिला रहा हूँ, माशेर के कबाब खिला रहा हूँ। अभी हाल में पिथौरागढ़ में था, मैं आपसे कल अर्ज़ किया था कि वहाँ एक बड़ी अच्छी मछली होती है, छोटी सी मछली इतनी बड़ी,
उसको कुछ नहीं करता है, ताज़ी रामगंगा की ठंडी पानी से मछली पकड़ के लाता है। थल में वो दुकान है बोरा होटल, उसको चीरा लगा के उसकी अथड़ियाँ बाहर करता है, नमक और हल्दी का छींटा मार के उसे सरसों के तेल में डालता है, बाहर निकाल देता है। आप उसकी हड्डी समेत चबा के खा लीजिए, और दिल कड़ा है तो आँख वाँख भी पेल लीजिए और बाकी फेंक दीजिए। वो इतनी सुस्वादु मछली होती है। उसका थोड़ा बड़ा जो अशोक कहलाता है, उसमें भी वो पानी का झोल बनाते हैं, मगर झोल को जाने दीजिए, चावल के संग खा लेंगे, मछली आप चबा जाइए, छिलके तक नहीं निकालने पड़ते। मगर ये उत्तराखंड का जो खाना है, अब इसमें इसको आप हाई क्विजीन कहिए या गरीबों के खाने की रईसी कहिए, चुड़कानी है, भटकी चुड़कानी है, काला सोयाबीन है, रस बनता है, हर चीज़ ये है कि जो आपके घर में उगती है उसको आप खा रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं ये बड़ी मज़े की है, इसमें क्या जायका है। अब उस कुछ चीज़ों में जायका है, कुछ में नहीं है। कुछ ये है कि दिल को बहलाने को जन्नत की हूरों का ख्वाब अच्छा है। और कोई सवाल? जी पीछे वहाँ पर, ओवर देयर। Can I speak? आप इनके बाद। Can you tell us about the history of soups? Soups तो आजकल हर जगह मिलते ही हैं. We all drink soup once in a while. You are talking to me of Maggi soups, nor soups, soups of that kind, or you are talking of soup? Soups of India. No, soups of India meaning tanneer, mulgai tanneer, rasam. Would you call them soups, or would you call soup mulgat thaniya soup? Shorbas and. नहीं, देखिए शोरबा और सूप में तो फ़र्क है ना। देखिए शोरबा नाम की चीज़ तो हमारे यहाँ सिर्फ बीमारों के लिए थी, शोरबा बीमारों को खिलाया जाता था। अब उसको हमने जब सूप में कन्वर्ट शुरू किया, तो आप किसी 5 स्टार होटल में या मिशनर स्टार होटल में विदेश में चले जाएं तो रसम का सूप बना के आपको पेश कर देंगे, कि उसके संग एक पापड़ आ जाएगा, वो 500 रुपये का सूप हो जाएगा, सूप बादाम का भी हो जाएगा। मेरे ख्याल में सूप नाम की चीज़ नहीं है। भोज प्रबंध में एक श्लोक है, एक ब्राह्मण भीख मांगता है राजा भोज से, भोजनम देहि राजेंद्र घृत सूप समन्वितम। तो वो सूप दाल है, वो सूप नहीं है, उस सूप का अर्थ दाल है। मगर दाल अलग से शोरबे की तरह कभी नहीं पी जाती थी। और हिंदुस्तान में अगर आप, इफ़ यू आर आस्किंग मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सूप्स ऑफ इंडिया, वॉज देयर अ सूप इन पंजाब, वॉज देयर अ सूप इन राजस्थान, वॉज देयर अ सूप इन कैलकाटा और बंगाल, वॉज देयर अ सूप इन असम, और देयर वॉज एन इक्वलेंट ऑफ अ सूप but not had as a soup, but mixed with rice, the first course of rasam and rice. It was not a soup. So I don't know. I'm not a person who subscribed to the theory of Indian soups. It is adaptation of a soup as a first course from a Western meal कि सूप भी पी लीजिए। आपके लिए हमारे पास भी एक सूप है, टमाटर का सूप भी है, बादाम का सूप भी है, but you have nothing like a tom yum soup. You don't have a wonton soup. You don't have a semi-Chinese or other soups also. And in Chinese meals also, the soup was not eaten as the first course. Everything was served together. Yes. And if you had soup, it meant that. So, and as you said, आपने नाम लिया शोरबा का, ठीक है। और जैसे पुष्पेश जी ने बताया कि वो इट वाज बेसिकली फूड फॉर द सिक, बिकॉज इट वाज इजी टू डाइजेस्ट। और या फिर जब सर्दियों में पाए का शोरबा बनता था, इट वाज बिकॉज इट वुड हील यू इनसाइड, वो आपको अंदर से गर्म रखता था। तो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे मील और एज अ पार्ट ऑफ द, it was as he says a complete dietary meal. It was not कि आप रोज खाने के साथ पहले आप सूप पिएंगे, फिर उसके बाद आप दाल चावल खाएंगे, ऐसा नहीं होता था वो। जी द लेडी इन व्हाइट। जी सर, मेरा एक सवाल है कि आज के टाइम पे अधिकतर फैमिलीज़ में ना खाना बनने का प्रोसेस आउटसोर्स हो गया है। लाइक हम खरीदते भी नहीं है खुद, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि हम खुद खरीदते भी नहीं। डोंट फील मुझे किसी वेजिटेबल की शायद पहचान नहीं हो सकती है कि ये साग ऐसा है, ये साग ऐसा है। और खाना बनाने का प्रोसेस घर में जनरली आउटसोर्स हो गया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो मुझे जानना है, जो कुछ मुझ जैसे लोग होंगे, मेरे को बोलने में मतलब ऑब्वियसली आई एम फीलिंग स्लाइटली रिलक्टेंट, बट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग ऑल्सो। तो सो आई जस्ट वांट टू नो कि एक तो पहले कि खाने का पूरा प्रोसेस आउटसोर्स होने की वजह से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ परचेजिंग इट टू द फैक्ट दैट समबडी एल्स इज कुकिंग इन योर होम, हाउ डू यू फील कनेक्टेड टू फूड एज अ थिंग, एंड हाउ वुड यू, अब मैं अपने घर पे किसी को क्या बोलूँ कि ये वाली, जैसे मुझे पता है कि मेरी मम्मी के हाथ का वो चीज़ बहुत टेस्टी है, सो देयर विल कम a point when we will not have something like that to share with other generation. You've got a very complex question. I will try to answer your question to the best of my ability. First of all, why should you be interested in cooking? You don't have to be interested in cooking. When you say outsourcing the food business, I have no problems with that. आपने 50 Shades of Grey किताब का नाम सुना होगा,
I had done an article inspired by that called 21 Shades of Green. It was a Mint article where I have said कि ये 11 हरी सब्जियां होती हैं, इनका ये तासीर है, इनका खाने का ये मज़ा है. Now you are living in an age where you don't have to go out to the market and see कि ये सुनसुनिया है, ये पोई साग है, ये क्या साग है. आपको आज ये अवेलेबल है कि आप नेट से बेस्ट क्वालिटी साग थोड़ा प्रीमियम पे ख़रीद सकते हैं, आजमा के देख सकते हैं कि खाना है कि नहीं खाना है. आपने प्लीज सिट, आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल इफ़ यू कीप स्टैंडिंग. तो उसमें दूसरी बात यह है कि आपको खाना पकाने का शौक़ क्यों हो, खाने का शौक़ होना चाहिए. और आउटसोर्सिंग में बुराई नहीं है जब तक आपको प्योरिटी और क्वालिटी अश्योर्ड है. कि आप कितने लोग घर में बकरा ज़िबा करते हैं, सही बात है, आप ख़रीदने कसाई के पास जाते हैं, यू ट्रस्ट इट. अब उसमें दिक्कत क्या है कि दिल्ली में अगर आप अपने बूचर से ख़रीद रहे हैं तो 1000 रुपये किलो का बकरा है, 300 रुपये किलो का मुर्गा है, 350 रुपये किलो का पनीर है. लानत भेजिए पनीर पर. अब अगर आप आई कुडंट एग्री मोर. अब अगर आप लिशश से मीट खरीद रहे हैं तो 1800 रुपये किलो का, 1600 रुपये किलो का मीट है, तो उसकी कॉस्ट 80% बढ़ गई. तो विल यू पे द प्रीमियम एंड हैव बेटर मीट? एंड इफ़ यू हैव बेटर मीट, वुड यू लाइक टू रूइन द मीट और कुक इट योरसेल्फ? और आजकल ये पॉसिबल है कि आप 3-4 हज़ार रुपये का एक स्लो कुकिंग पॉट ख़रीद लीजिए, उसमें टाइमर लगा दीजिए, ट्राई कर लीजिए. स्लो कुक बड़ा खासा आपका दम का 2 प्याज़ा बन जाएगा. आपने जैसे कसी हुई गांठ गोभी की गई, तो वाई नॉट पुट दैट इन मीट एट अ सर्टन स्टेज. आलू का सालन बना के देखिए. तो देयर इज़ एक बर्तन मलने वाला ज़रूर घर में होना चाहिए. मेरे लड़के का तो खैर दिमाग ख़राब है, मगर मेरा मानना है कि बाकी सब काम आप बड़े आराम नहीं, से उसके लिए भी आजकल आ गए हैं. यू कैन हैव अ डिश वॉशर ऑल्सो. बट डिश वॉशर इज़ नॉट फॉर इंडियन कढ़ाईज एंड वो. उसमें हमने आजमा के देख चुके, हमने 2 डिश वॉशर्स की ऐसी तैसी कर दी, और उसके बाद हमने पाया कि इससे अच्छा कि नए बर्तन ही खरीद लो, डिश वॉशर नए खरीदने से सस्ता बैठता है. तो बट टू गो बैक टू यू, आई थिंक देयर आर ऑप्शंस टुडे पॉसिबल. शी वुड बी एबल टू टेल यू कि अगर आप अच्छे बर्तन इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप माइक्रो में गर्म कर रही हैं, एयर फ्रायर यूज़ कर रही हैं, उसमें सिलिकॉन की ट्रेज लगा ली, तो बर्तन मलने का झंझट भी नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा. अच्छा, जैसे ये कह रही थी सर कि मैं आगे चलूँगी तो मैं क्या बनाऊँगी, किससे जानी जाऊँगी. जाहिर आपको इतना खाने का शौक़ है, आप भी कुछ तो बनाते होंगे. सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप खाने में? देखो, एक मिनट, बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, खाना पकाया जाता है. क्या पकाते हैं आप सबसे जैसे अच्छा? वो तंबोलिन ने कहा था ना कि पान बनाया जाता है, जूतियाँ लगाई जाती हैं. तो देखिए, दिक्कत ये है कि जब आप खाने की सोचते हैं तो आपको लगता है आज क्या खाया जाए. तो जैसा इन्होंने कहा कि क्यों नहीं मैंने आलू की ठेचवानी पे वेरिएशन करना है, मैंने मूली पे वेरिएशन करना है. आप करके देखिए, मूली, टमाटर की चीनी सौंफ की सब्ज़ी जो ताऊ गोगची कश्मीरी है, 2 मिनट में तैयार होती है और इतनी लाजवाब होती है. आप मूली लीजिए, आप उसमें टमाटर डालिए, उसमें आप चीनी डालिए, नमक डालिए, सौंफ डालिए, किस्सा ख़त्म हो गया. प्रेशर में डालिए, मॉइस्चर सुखा दीजिए, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है और लोग उंगलियां ही चाटते रहेंगे. यू कैन डू एनीथिंग. आपका क्या खाने का मन है? ये सवाल आपसे भी है मैम. मतलब वैसे तो आप इतनी सारी चीज़ें ज़ाहिर बना रही, बट वन थिंग दैट यू एंजॉय मेकिंग और जो आपको खाने में भी बहुत पसंद हो. सो अगेन दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, जैसे कहा कि क्या खाने का मन है उस पर. बट येस, माई कुकिंग टिल नाउ हैज़ बीन गवर्नड बाय मोर बाय व्हाट माई फैमिली वांट्स टू. तो आपको मज़ेदार बात बताऊं कि एक मेरी बुक है, चिकन फ्रॉम माई किचन, जो एक्चुअली वो इंडिया के 54 डिफरेंट चिकन वेराइटीज़ हैं, अलग अलग तरीके हैं कुक करने के, उनको कहीं से इकट्ठा करके मैंने डालने की कोशिश करी थी उस बुक में. तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरे फैमिली को चिकन खाना बड़ा पसंद है. अब रोज़ अगर चिकन बनना है तो रोज़ कुछ ना कुछ तो नई वैरायटी बनानी पड़ेगी ना. ऐसे वो धीरे धीरे रेसिपीज़ इकट्ठी की गई, कभी इससे मांगी गई, कभी उससे मांगी गई, कभी पता चला श्रीनगर गई हूँ किसी शो के लिए तो वहाँ के शेफ़ से मांगा गया कि भाई आप अपनी इसकी रेसिपी हमें दे दीजिए. ऐसे धीरे धीरे करके वो जो रेसिपीज़ इकट्ठी हुई थी तो वो इस किताब में आई थी. बट येस, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू फाइंड मी कुकिंग, इट विल बी दाल, जैसे आपने कहा कि एक बढ़िया सी तड़के वाली दाल, चावल और एक चिकन, वो ज़रूर बनेगा हमारे घर में. और अगर मान लीजिए नीयत बिगड़ी गई तो आप दालचा गोश्त बना सकते हैं मुर्ग डाल के. ये दाल का शौक भी पूरा हो जाएगा, गोश्त का शौक भी पूरा हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल. और अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल फेवरेट पूछेंगे तो दैट विल बी अ बंगाली स्टाइल मटन विच इज कुक्ड विद आलू इन इट. अच्छा, कोशा मांस नहीं? नहीं, कोशा मांस नहीं, पठे रोल. हाँ, बस वो जो एक्चुअली मेरे फादर संडेज को बनाया करते थे. माई फादर वॉज अ पंजाबी एंड माई मदर अ बंगाली, लेकिन मेरे फादर बंगाली खाना बहुत बढ़िया बनाते थे क्योंकि उन्होंने मेरी नानी से सीखा था
एंड माई फादर वॉज द बेटर कुक इन द हाउस. सो तो वो एक जो मेमोरी है ना, और वो जो उनके साथ का एसोसिएशन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम एट द एज ऑफ 13, तो कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल कनेक्ट उस डिश के साथ जो है वो, या फिर आलू मटर की सब्जी और उसके साथ पूड़ियाँ, बिकॉज दैट वॉज द लास्ट थिंग दैट माई मदर कुक बिफोर शी डाइड, द लास्ट मील दैट आई हैड. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ इमोशनल कनेक्ट है, इसीलिए वो हमेशा से स्पेशल हैं, चाहे वो मैं बनाऊँ या किसी और के हाथ का खाऊं. ऑलराइट, मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल का सेशन रहा, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग. एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के बीच बहुत बहुत शुक्रिया. अमिताभ जी, आपके लाए हुए शॉल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है. और कुछ यहाँ पे वो हो रहा है कि हमें वो पसंद आ रही है. हम भी कह रहे हैं वो पसंद आ रही है. Pushpesh Panji, ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you so much. And now, Master Chef Pankaj Bhadoria, ladies and gentlemen, thank you so much for such an entertaining session here at the third day of the Kosher Literature Festival. पुष्पेश जी प्लीज आइए साथ में, आप भी आएं प्लीज.